हेलो, साउंड चेक करना सबको फटाफट। गुड इवनिंग। साउंड चेक करो पहले फटाफट। सब ठीक है, चलो हो गया। हाँ, अब पढ़ लेते। ऐसे ही लेट हो गया 10 मिनट, ठीक है। तुमको क्यों दिक्कत हो? चलो। सही बात। हम पढ़ रहे थे रेवेन्यू चैप्टर, जिसमें हमारा लास्ट क्लास कैंसिल हुआ था, है ना। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे? आज हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, ये टॉपिक शुरू करेंगे ना। यहीं से तो शुरू करना है। चलो, हम लोग इस चैप्टर में दो प्रकार का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। एक, जब आउटपुट के साथ प्राइस चेंज नहीं होता है, और एक आउटपुट के साथ प्राइस चेंज होता है। मतलब फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि जितना भी यूनिट बेचेंगे हर बार क्या होगा, हमारा प्राइस सेम होगा, है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट था कि बल्क में डिस्काउंट देंगे। ठीक है, देखो फटाफट साउंड अब ठीक है। बताओ बताओ फटाफट, साउंड ठीक है क्या? अब क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है? ओके है, क्लियर है, चलो। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है, जब हम लोग आउटपुट को बढ़ाएंगे तब प्राइस क्या होगा, फॉल होगा। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा यूनिट खरीदेंगे प्राइस हमको उतना कम पे करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये तो सेलर के लिए तो नुकसान हो रहा है, जितना ज्यादा यूनिट बेच रहा है उसके लिए आउटपुट जितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जितना बल्क में क्वांटिटी बेच रहा है उसको प्राइस हर बार क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसका रेवेन्यू धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा रेवेन्यू वैसे वैसे कम होगा, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों फॉल करेगा। ठीक है, लेकिन रियलिटी में यहाँ पे देखो दो ग्राफ है, एक है एवरेज रेवेन्यू का, दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू का। ठीक है, हमेशा जो तेजी से फॉल करेगा वो क्या होगा, मार्जिनल। एक एग्जांपल भी लिए थे हम लोग लास्ट क्लास में। और एवरेज रेवेन्यू भी फॉल करेगा, लेकिन ग्राफ जब हम बनाते हैं कभी भी हम एवरेज रेवेन्यू को ये पॉइंट के नीचे लेके नहीं जाएंगे, एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेंगे, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग ग्राफ बनाने टाइम तो ऐसा करेंगे कि ये एक्स एक्सिस के नीचे लेके चले जाएंगे, लेकिन रियलिटी में अगर देखोगे, रियल लाइफ में अगर सिचुएशन देखोगे तो रियल लाइफ में भी ऐसा जनरली नहीं होता। ठीक है, कभी कभार होता है ऐसा, मतलब बल्क गवर्नमेंट के काम में बल्क डिस्काउंटिंग का काम होता है, जब बल्क में काम किया जाता है तब ऐसा कभी कभार होता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू जीरो या फिर नेगेटिव हो गया। ठीक है, लेकिन हमको ग्राफ बनाने टाइम क्या करना है, ग्राफ बनाने टाइम हमको ये बनाना पड़ेगा, बिकॉज कभी कभार ऐसा केसेस होता है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, या एवरेज रेवेन्यू कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एवरेज रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक? चलो, अब ये रीड किए थे हम लोग, नहीं किए थे ना? चलो पढ़ते हैं। When firm can increase their volume of sales only by decreasing the price, that is under imperfect competition. Imperfect competition क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन और इनपरफेक्ट कंपटीशन दो ठो पढ़े थे। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जिसमें सबका प्रोडक्ट और रेट क्या होगा, सेम होगा। मतलब लाइन से 100 ठो दुकान है, सबको सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस में बेच रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट को देख के ये नहीं बता सकते कि ये किसके दुकान का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको बोला जाता है परफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत सारा चीज आता है, मोनोपोली आता है, ओलिगोपोली आता है, डुओपोली आता है। तो इस प्रकार का बहुत सारा चीज इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंदर में आता है। अब इसका इनपरफेक्ट कंपटीशन का फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हर इंसान का प्रोडक्ट दूसरे के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कोलगेट और पेप्सोडेंट, काम दोनों का सेम है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है।
वैसे जो अलग अलग ब्रांड का अलग अलग प्रोडक्ट आता है, काम उस सबका काम वही है, जो हम लोग का नीड्स है वही सेटिस्फाई करना है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। अब जो लक्स और डव, डिटॉल बोलता है 99.9% क्या करेगा, जर्म्स को किल करेगा, उसका ऑब्जेक्टिव वो है, लेकिन काम तो वही है, नहाने टाइम यूज करना। ऐसा तो नहीं कि नहाने टाइम दोनों लगाने लग जाओ, डव भी और डिटॉल भी, वो तो कोई इंसान होगा नहीं कि दोनों यूज कर रहा है ना। तो डव का जो काम है डिटॉल का भी वही काम है, लेकिन दोनों का सेलिंग का जो पॉइंट है वो क्या है, अलग अलग है। एक बोलता है 99.9% जर्म्स मारेंगे और दूसरा बोलता है स्किन को स्मूथ बनाएंगे। यही तो है, दोनों का काम दोनों का सेम है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, वो होता है इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर। तो अगर प्रोडक्ट अलग अलग होगा तो प्राइस भी अलग अलग होगा, है ना। अब बल्क में किसी को बेचना है तो वो अपना प्राइस को क्या करेगा, कम करेगा, है ना। सबका प्राइस अलग अलग है, मतलब प्रॉफिट का स्कोप है वहां पे, ऐसा नहीं है कि मार्जिन बिल्कुल नहीं है, मार्जिन है, मतलब वहां पे मार्जिन है। तो जैसे जैसे बल्क यूनिट में जाएगा तो उसका प्राइस धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, मतलब डिस्काउंट मिलना शुरू होगा जैसे जैसे बल्क यूनिट में तुम लोग खरीदना शुरू करोगे। Then average revenue falls with increase in sales. It means revenue from every additional unit, marginal revenue will be less than average revenue. एडिशनल यूनिट को बेचने से मार्जिनल रेवेन्यू जो आएगा वो एवरेज रेवेन्यू से कम होगा। एज अ रिजल्ट बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मार्क कर लेना कर्व कैसा होगा, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। ठीक है, के बाद देखना, मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स एट अ रेट मोर देन द रेट ऑफ फॉल इन एवरेज रेवेन्यू। ग्राफ देख के पता चल ही रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू तेजी से फॉल कर रहा है, ये स्लो से फॉल कर रहा है ना। एज अ रिजल्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज स्टीपर देन एवरेज रेवेन्यू कर्व। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का स्लोप क्या है, स्टीपर है, और इसका स्लोप क्या है, कम है। ठीक है, marginal revenue curve can be zero negative while average revenue always remains positive। मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एग्जैक्टली जो हम लोग पढ़े। अब आगे चलते हैं, चलो। अब देखना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पिछले वाले चैप्टर के साथ लिंक करेंगे। ठीक है, पिछले चैप्टर में भी ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अभी फिर से सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग इसको लिंक करेंगे पिछले चैप्टर के साथ। पिछला चैप्टर क्या था, कॉस्ट। अब कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ग्राफ में लिंक करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में जनरल रिलेशनशिप क्या होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन whether the price remains same or falls with rise in output। ऑब्वियसली अगर प्राइस सेम है तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। अगर अलग अलग है, बार बार प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस फॉल हो रहा है, तो उस केस में रिलेशनशिप कुछ और होगा। क्या होगा रिलेशनशिप, ये रहा, देखो पढ़े हम लोग। अब अगर कुछ भी नहीं दिया गया है, अगर रिलेशनशिप हमको बताया नहीं गया है कि आउटपुट के साथ प्राइस राइज होगा या फॉल होगा, हमको बताया नहीं गया है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा या फॉल होगा, ये हमको बताया नहीं गया है, तो हमको क्या करना है, तब रिलेशनशिप देखना। देन द फॉलोइंग जनरल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, यहां पे लिख लेना तीनों पॉइंट को। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे जहां पे हम लोग 3 प्रकार से कैटेगराइज किए थे। ठीक है, देखना, खोलना तो, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या है, 3 पॉइंट बताओ तो, कब क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप था, 3 रिलेशनशिप था, है ना, 3 पॉइंट था रिलेशनशिप में। पहला पॉइंट, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज
लेस देन एवरेज कॉस्ट फॉल्स। ठीक है, उसके बाद व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट क्या होगा? एवरेज कॉस्ट इज एट मिनिमम। ठीक है, और उसके बाद थर्ड पॉइंट, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट राइजेस। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे कॉस्ट चैप्टर में। अब आते हैं रेवेन्यू चैप्टर का तीन रिलेशनशिप, 1, 2 और 3। सबसे पहला रिलेशन, एवरेज रेवेन्यू इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू इज हायर देन एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज करेगा कब तक? जब तक मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2, एवरेज रेवेन्यू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। एवरेज रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट और कांस्टेंट होगा कब? जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, कहां मिनिमम लिखा है? कॉस्ट है ना, ये रेवेन्यू पढ़ रहे हैं यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2 ये रहा। ठीक है, हम लोग रेवेन्यू पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू मिनिमम होगा तो बल्कि नुकसान हो जाएगा। रेवेन्यू हमको मैक्सिमम करना होता है, कॉस्ट मिनिमम करना होता है। ठीक है, देखना, एवरेज रेवेन्यू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एवरेज रेवेन्यू फॉल्स व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। जब मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के नीचे होगा तब एवरेज रेवेन्यू क्या करेगा? फॉल। ऐसा ही टाइप का रिलेशन है ना वहां पे भी। ठीक है, सेम टाइप का रिलेशन है कॉस्ट चैप्टर में भी, मार्जिनल का और एवरेज का। रेवेन्यू में भी सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल का और एवरेज। ठीक है, तो इसका रिलेशन का समरी कैसे लिखें? मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे? बोलो पॉइंट नंबर 1, एवरेज रेवेन्यू इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू इज हायर देन एवरेज रेवेन्यू। व्हेन MR इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, AR rises। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, व्हेन MR इक्वल्स टू AR, AR इज मैक्सिमम। और पॉइंट नंबर 3, MR इज लेस देन AR, तो उस टाइम में क्या होगा? AR। ठीक है, चलें आगे, चलो। यहां पे लिखना ये वाले कॉन्सेप्ट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट 90% क्वेश्चन जो आता है ना इस चैप्टर से वो यहीं से आता है। ठीक है, हाँ, तुम यही पढ़ लो, बाकी क्योंकि सबको 100 लाना है, तुमको 90 लाना है। ठीक है, चलो। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। ठीक है, देखना, सबसे पहले ग्राफ में आते हैं, यहां पे आ जाओ। ऐसा ग्राफ कहीं पढ़े थे, याद आ रहा है? कौन से चैप्टर में? लास्ट चैप्टर में। कहां पे निकालो तो तुम्हारे बुक में? प्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग सेम टाइप का ग्राफ पढ़े थे, है ना? वहां पे क्या था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जहां पे 3 फेज होता था, फिर स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ठीक है, सेम टाइप का ग्राफ है यहाँ पे फिर से, टोटल रेवेन्यू का और मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, देखना, सबसे पहले टोटल रेवेन्यू एग्जैक्टली पूरा सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो प्रोडक्शन चैप्टर में था, एग्जैक्टली प्रोडक्शन वर्ड की जगह सिर्फ रेवेन्यू वर्ड लगाना और कुछ भी चेंज नहीं है, पूरा सेम रिलेशन है। वहां जो 3 स्टेज का 3 रिलेशन था, यहाँ पे भी 3 स्टेज का वही 3 रिलेशन यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, इनिशियली टोटल रेवेन्यू क्या होगा? राइज करेगा, अपने मैक्सिमम में पहुंचेगा और उसके बाद फॉल करेगा। टोटल प्रोडक्शन वहीं पे वही था, टीपी का कर्व सेम था।
जब ये मैक्सिमम होगा तब ये क्या होगा, मिनिमम नहीं, जीरो होगा। जब ये मैक्सिमम होगा तब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा, ठीक है। जब ये नेगेटिव होगा तब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव नहीं, ये फॉल करेगा। जब ये फॉल करेगा तब ये नेगेटिव होगा, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू कंटिन्यूअसली फॉल करेगा, ये तो हम लोग पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, याद करो। मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व बनाए तब मार्जिनल रेवेन्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था, फॉल कर रहा था, ठीक है। देखो इन फिगर 7.8 टोटल रेवेन्यू कर्व राइजेस एज लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव। जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव था तब तक टोटल रेवेन्यू कर्व क्या कर रहा था, राइज कर रहा था। जब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अपने मैक्सिमम पे पहुंचा तब जब टोटल रेवेन्यू कर्व अपने मैक्सिमम पे पहुंचा तब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो था। जब टोटल रेवेन्यू कर्व फॉल होना शुरू हुआ तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व नेगेटिव में चला गया, ठीक है। वही तीन रिलेशन है। It reaches its highest point A, where marginal revenue is zero, and it starts declining when marginal revenue becomes negative. सबसे पहला, as long as marginal revenue is positive, जब तक marginal revenue क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस। जब तक टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, when marginal revenue is zero, when marginal revenue is zero, total revenue is at its maximum point, ठीक है। जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो था, मतलब पॉइंट नंबर बी में, तब टोटल रेवेन्यू क्या है, मैक्सिमम। और थर्ड पॉइंट, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव, टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स फॉलिंग। जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव बन गया तब टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, फॉल होना शुरू हो, ठीक है। क्लियर है, चलें आगे। चलो अब देखना दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक है ब्रेक इवन पॉइंट का और दूसरा है शट डाउन पॉइंट का, ठीक है। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, शट डाउन पॉइंट क्या होता है, पहले वो समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इस चैप्टर का आखिरी दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, एक ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरा शट डाउन पॉइंट, ठीक है। अब सबसे पहला ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं, देखना। ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू अ पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। जब टोटल रेवेन्यू किसके साथ इक्वल होगा, टोटल कॉस्ट के साथ इक्वल होगा। मतलब कौन सा सिचुएशन, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन है तो क्या बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताओ क्या करोगे तुम अगर तुमको एक बिजनेस दे दिया जाए और उसको ब्रेक इवन पॉइंट पे लाके छोड़ दिया जाए और तुमको बोला जाए बिजनेस करोगे या नहीं करोगे, तो क्या करोगे, बंद करके भाग जाओगे? क्या सोचना है, क्या करना है, बताओ। जिसका जो मन वो कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कभी भी बिजनेस में डिसीजन होता नहीं है। सबसे बेवकूफी वाला डिसीजन होता है जो मन में है वो करो। एक डिसीजन होना चाहिए ना, या तो बिजनेस चलाएंगे या तो नहीं चलाएंगे। हाँ, क्यों चलाएंगे? जब कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा है तो फ्यूचर में नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं होगा। बात वही है, हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। क्यों कंटिन्यू करेंगे? बिकॉज रीजन ये है, पहली बात तो रीजन फ्यूचर में क्या होगा हम नहीं जानते वो, ठीक है। हमको फ्यूचर में क्या होने वाला है उससे कोई मतलब अभी फिलहाल के लिए नहीं है। हम क्यों बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे? बिकॉज हम पहले चेक करेंगे, अगर हम बिजनेस को बंद कर देते हैं तो क्या लॉस ज्यादा का हो रहा है या नहीं। अभी तो कोई लॉस नहीं है, अभी कोई लॉस नहीं है, मतलब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो रहा है ना। अगर बिजनेस को बंद कर दिया जाए तो फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है रिकवर ना हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो रिकवर नहीं होगा, फिक्स्ड कॉस्ट घर से देना पड़ेगा तो नुकसान हो जाएगा। तो पहले हमको चेक करना है, जब हम बिजनेस को बंद करेंगे तब हमको ये चेक करना पड़ेगा क्या हमको उसके बाद भी कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है। मतलब अभी जो सिचुएशन है जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस का, क्या बिजनेस को बंद कर देंगे तब भी जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा? तब हम डिसीजन ले सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है कि बंद करने के बाद भी जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा, तब हम लोग डिसीजन लेंगे कि हम बिजनेस को बंद कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हमको बिजनेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। देखना, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमारे बिजनेस को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अब ना प्रॉफिट ना लॉस मतलब टोटल कॉस्ट पूरा रिकवर हो रहा है। टोटल कॉस्ट के अंदर दो पार्ट, एक है वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, ठीक है। तो वेरिएबल पार्ट भी रिकवर हो रहा है, फिक्स्ड पार्ट भी रिकवर हो रहा है, ठीक है।
अच्छा, अगर मैं तुमको बोलूं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है तो बिजनेस को कंटिन्यू करोगे? फिक्स रिकवर नहीं हो रहा है, वेरिएबल रिकवर हो रहा है। सोचो। अच्छा चलो, फिक्स पूरा रिकवर हो रहा है, वेरिएबल का 50% रिकवर हो रहा है। दो तीन सिचुएशन लेते हैं, तुम लोग बताना बिजनेस को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, सबको रिप्लाई देना है, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन, फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो रहा है, मतलब हम लोग देखो बिजनेस में कॉस्ट रिकवरी का क्या होता है, कॉस्ट रिकवरी का सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले रिकवर होता है वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद रिकवर होता है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। पहले वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर किया जाता है, फिर जो पैसा बचता है उससे फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर किया जाता है, ये बिजनेस में सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब सबसे पहला सिचुएशन नंबर 1, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों रिकवर हो रहा है, तो क्या करें, कंटिन्यू और नॉट, यस और नो? यस। सेकेंड सिचुएशन, वेरिएबल का 100% रिकवर हो रहा है, फिक्स का 50% रिकवर हो रहा है, क्या करेंगे बताओ, यस और नो? सोच लो अच्छे से, बुद्धिमानी वाला, यही तो बात है ना, बिजनेस सीखना तो इसी को बोलते हैं ना, बिजनेस। क्यों करेंगे, सोचो क्यों करेंगे? सौम्या वेरी गुड, बाकी लोग? पायल, ठीक है। सौम्या जो आंसर बोला वही बोलो, है ना, हमारा भी वही है। पायल वेरी गुड, बाकी लोग बताओ क्या करें? फिक्स वेरिएबल कॉस्ट 100% रिकवर हो रहा है, ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट से 50% रिकवर हो रहा है, क्या करना है? क्या करना है, कंटिन्यू करना है नहीं करना है? क्यों? एक बात दिमाग लगा के सोचना कि अगर बंद कर देते, हमेशा डिसीजन लेना, जब तुम नहीं करेंगे कंटिन्यू बोल रहे हो ना, तो एक बार सोचना कि अगर बिजनेस को बंद कर देते हैं आज तो कितने का नुकसान, अगर बिजनेस को बंद कर देते हो अभी नुकसान कितने का हो रहा है? 50% ऑफ फिक्स्ड का, बंद कर दोगे तो 100% ऑफ फिक्स का होगा या नहीं होगा? तो बेवकूफी वाला डिसीजन हुआ ना बंद करना, बंद करना बेवकूफी वाला डिसीजन हुआ या नहीं हुआ? तो इसीलिए हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएबल का 100% रिकवर हो रहा है, फिक्स्ड 0% रिकवर हो रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे हैं, फिक्स का 1 रुपए भी रिकवरी नहीं हो रहा। सोच लो ध्यान से, फिर से सोच लेना, ठीक है। हाँ, क्यों? तो वो तो रिकवर हो ही रहा है ना, वो तो अभी भी रिकवर हो रहा है। हाँ, तो बंद करोगे तो फिक्स तो देना ही पड़ेगा। तो क्या है, फिक्स का मतलब क्या है? फिक्स का मतलब ये है कि तुम बिजनेस करो नहीं करो तुमको पैसा देना पड़े, ठीक है। फिक्स का मतलब वो होता है। वेरिएबल का मतलब ये होता है अगर तुम बिजनेस करोगे तो पे करोगे, नहीं करोगे तो पे नहीं करोगे। जनरली फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर क्या कॉस्ट आता है पता है? जैसे कोई रेंट एग्रीमेंट की हो 30 ईयर्स का नॉन कैंसिलेबल रेंट, 20 ईयर्स का नॉन कैंसिलेबल रेंट एग्रीमेंट, जैसे बड़े बड़े मॉल्स में बड़े बड़े शोरूम्स में होता है, 20 ईयर्स का नॉन कैंसिलेबल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तुम चाहे करो नहीं करो बिजनेस, तुमको खाली करना तुम खाली कर दो, ताला मार के रखो, कोई मतलब नहीं है, तुमको उतना रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो तुमको फिक्स तो देना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिक्स कॉस्ट तुमको देना है, तुम बिजनेस करो या ना करो। वेरिएबल कॉस्ट का बात है, वेरिएबल कॉस्ट बिजनेस करोगे तो दोगे, नहीं करोगे तो नहीं दोगे। तो सोचो, यस और नो, तुम्हारा चॉइस है, चॉइस है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, ठीक है। तुम यहाँ पे बिजनेस कर भी सकते हो नहीं, क्योंकि दोनों पॉइंट में बिजनेस करते हो तो भी जीरो प्रॉफिट, जीरो मतलब फिक्स कॉस्ट देना है हाथ से, नहीं करते हो तो भी फिक्स कॉस्ट देना है हाथ, तो बात दोनों में क्या है, बराबर है। तो तुम्हारा मन, तुम बिजनेस कंटिन्यू करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। चलो, अब अब देखो, ठीक है, सबसे पहले यहां पे आते हैं, शटडाउन पॉइंट को समझते हैं, ठीक है, फिर दोनों का ग्राफ को समझेंगे।
शट डाउन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जब हम डिसीजन लेंगे कि हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट जब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम बिजनेस को बंद करेंगे। बताओ बिजनेस को बंद कब करेंगे? ऑब्वियस सा बात है जब लॉस में जाएगा। मतलब 5 साल के बच्चे को पूछने से भी बता देगा, लेकिन तुम 11th में आए हो तो ऑब्वियसली लॉस मतलब कौन सा लॉस, हम कौन सा कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे हैं और कौन से कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, वो सोचना। वेरिएबल को करेंगे, फिक्स को नहीं कर पाएंगे। जब हम वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाएंगे, जिस पॉइंट में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाएंगे, उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे? बिजनेस को बंद कर, ये डिसीजन लेंगे कि हमको बिजनेस को अब बंद करना ही है। कब? जब हम वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाना मतलब समझ रहे हो? 1 यूनिट प्रोडक्ट बनाए, रॉ मटेरियल उसमें लगा 100 रुपए का, तुम उसको सेल कर रहे हो 80 रुपए में, तो बेवकूफ़ी है ना ये? तो सिंपल बात क्या है, नहीं बनाएंगे। जो फिक्स लग रहा है वो तो लगेगा ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हम अगर वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे? बिजनेस को कंप्लीटली बंद कर देंगे। ठीक है, तो बंद करने का डिसीजन क्या होगा? कब, कौन से पॉइंट, शट डाउन पॉइंट कब आएगा? एक ऐसा पॉइंट जब बिजनेस इज अनेबल टू रिकवर इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो वहां पे क्या फिक्स्ड कॉस्ट का रिकवरी का बात आया? नहीं आया, क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है, पहले वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होगा, वो पूरा रिकवर हो गया तो उसके बाद क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर होगा। इसीलिए अकाउंटिंग में जब करते हैं हम लोग सेल्स, देखो ये कॉस्ट स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये कॉस्ट स्टेटमेंट होता है। अभी तुम अकाउंट्स में प्रॉफिट अलग प्रकार से निकालते हो, लेकिन जब फ्यूचर में कॉस्टिंग और एफएम सब्जेक्ट पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्टिंग, तब कुछ ऐसा स्टेटमेंट बनेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा, जो पैसा कस्टमर से आएगा उससे पहले हम क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट का पेमेंट करेंगे। ठीक है, जो पेमेंट हो गया, बट ये इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। ये कॉन्ट्रीब्यूशन किस चीज के लिए क्यों बोला जा रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन? वो हम लोग बिजनेस में मान के चलते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट देना हमारा अधिकार है, हम देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अब उसमें जो कंट्रीब्यूशन बिजनेस कर दे वो अच्छी बात है, अदरवाइज हमको तो ऐसे भी देना ही है। ठीक है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट हमको देना ही है। जितना एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस से आ जाए, कंट्रीब्यूशन बिजनेस का आ जाए, उतना अच्छा है, नहीं आए तो भी हमको तो फिक्स्ड कॉस्ट देना ही है। ठीक है, तो इसके बाद माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो यहां पे निकल के आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आता है माइनस टैक्स, लास्ट में आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले रिकवरी किसका होगा? वेरिएबल कॉस्ट का होगा। उसके बाद रिकवरी किसका होगा? फिक्स्ड कॉस्ट का होगा। अगर क्वेश्चन में बोला है बिजनेस इज अनेबल टू रिकवर इज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये मत एजम्पशन लेना कि फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर लिया होगा। उसका मतलब ऑब्वियस सा बात है कि फिक्स्ड कॉस्ट वो अभी तक रिकवर नहीं किया है, क्योंकि पहले क्या रिकवर किया जाता है? पहले वेरिएबल कॉस्ट रिकवर किया जाता है, वो पूरा रिकवर हो गया, फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा है तो उसको फिक्स्ड कॉस्ट का पेमेंट किया जाए। ठीक है, देखना शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट refers to a situation when a firm is unable to cover its variable cost only। जब वो अपना वेरिएबल कॉस्ट को ही रिकवर नहीं कर पाएगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि बिजनेस को बंद कर दे, ज्यादा बेटर है। क्योंकि बंद कर देगा तो ऑब्वियस सा बात है, लॉस किसका होगा? सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस होगा। लेकिन अगर बिजनेस को कंटिन्यू करेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट का तो नुकसान ऐसे भी है ही, साथ में वेरिएबल कॉस्ट जो पार्ट रिकवर नहीं कर पा रहा है वो भी नुकसान हो रहा है, तो डबल नुकसान हो रहा है। तो बेटर है बंद कर दे बिजनेस को, खाली फोकट रेंट हाथ से पे करते रहो, उसमें सबसे कम लॉस होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, it is a situation when total revenue received from sale of goods is just equal to variable cost of production। जब टोटल रेवेन्यू किसके साथ इक्वल होगा? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के साथ इक्वल होगा। मतलब टोटल रेवेन्यू को, जब रेवेन्यू आएगा कस्टमर से, हमारे पास वो रेवेन्यू सारा खत्म हो जाएगा किसको पे करने में? वेरिएबल कॉस्ट को पे करने में। फिक्स्ड कॉस्ट को पे करने के लिए 1 रुपए भी हमारे पास, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? बिजनेस को कंप्लीटली बंद कर देंगे, खाली बैठेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट का पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब आओ ग्राफ में, ऊपर ग्राफ देखना, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जब टोटल रेवेन्यू किसके साथ इक्वल होगा? टोटल कॉस्ट के साथ इक्वल होगा। तो ये है पॉइंट, टोटल रेवेन्यू कर्व गया है,
और ये टोटल कॉस्ट कर्व है। कैसे पता चला टोटल कॉस्ट कर्व? कहीं पढ़े थे, कॉस्ट चैप्टर में पढ़े थे, याद करो टोटल कॉस्ट का कर्व, टोटल रेवेन्यू का कर्व कहाँ पढ़े थे? अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। तो दोनों को हम लोग एक साथ बनाए तो जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल होगा उस पॉइंट पे क्या होगा? ब्रेक इवन अचीव होगा। ठीक है, ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना हमको कोई प्रॉफिट हो रहा है ना हमको कोई लॉस हो रहा है। अच्छा, इससे कम यूनिट करेंगे तो लॉस होगा, इससे ज्यादा यूनिट प्रोडक्शन करेंगे तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे बिजनेस अपना ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचता है, ऑप्टिमम मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, वो ऐसा एक पॉइंट पे पहुंचता है कि इसके बाद अब वो जितना प्रोडक्शन करेगा उस पे उसको प्रॉफिट होना शुरू होगा। ठीक है, अगर वो मान लो यहां पे था, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, माहिर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, विदिशा कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट ओनली बोला है, एबल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट ओनली। देखो, सिर्फ जब वो वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पाए तब उसको बिजनेस क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट को बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर, अगर फिक्स्ड कॉस्ट का 1 रुपए भी रिकवर कर पा रहा है तो स्मार्ट डिसीजन है कि बिजनेस को कंटिन्यू करना है। ठीक है, 1 रुपए का वरना लॉस हो जाएगा। क्लियर है? तो हमको अगर वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही रिकवर कर पा रहा है तो डिसीजन हम लोग लेंगे कि वो बिजनेस को क्या कर दे? बंद कर दे। नहीं, यहां पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तुम्हारे पास चॉइस है। अगर 100% वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है और मतलब 100% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है, ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट का 0% रिकवर हो रहा है, तो यहां पे तुम्हारे पास चॉइस है। ठीक है, लेकिन स्मार्ट डिसीजन अभी भी ये है कि बंद ही कर दो। ठीक है, स्मार्ट डिसीजन अभी भी ये है कि अगर इतना मेहनत करके बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा कमाई नहीं हो रहा है तो उसको बंद ही कर दो। तो इसीलिए हमेशा लिखा जाता है कि अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है तो भी हम लोग बिजनेस को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम इस पॉइंट पे बंद करो, अगर तुम्हारा मन है तो तुम कंटिन्यू करो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एक ऐसा पॉइंट है कि बिजनेस बंद करोगे तो भी उतना ही लॉस होगा, नहीं करोगे तो भी उतना ही लॉस होगा। तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है? चॉइस है। ठीक है, लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट का 1 रुपए भी कम है, मान लो ये 99% रिकवर हो रहा है, तो स्मार्ट डिसीजन ये है कि बंद ही करो। ठीक है, अगर ये 100 हो रहा है और ये 0 की जगह 1 हो रहा है, 1% रिकवर हो रहा है, तो हमारा स्मार्ट डिसीजन है कि हम बिजनेस को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज अगर बंद कर देंगे तो ये तो बिल्कुल रिकवर नहीं होगा, तो उस केस में 1% का नुकसान हो जाए। ठीक है, अब आ जाओ इधर, ग्राफ ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। इसके नीचे प्रोडक्शन करेंगे तो नुकसान होगा, इसके ऊपर प्रोडक्शन करेंगे तो फायदा होगा। तो मिनिमम क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करना है किसी भी बिजनेस को? ये है मिनिमम क्वांटिटी, इतना हमको प्रोडक्शन करना है बिजनेस को प्रॉफिटेबल में लाने के लिए। ठीक है, अगर मिनिमम क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड निकालो बोलेगा क्वेश्चन में, या मिनिमम क्वांटिटी क्या होता है, कितना एक बिजनेस को मिनिमम क्वांटिटी प्रोडक्शन करना चाहिए बोलेगा, तो क्या निकालोगे तुम लोग? ब्रेक इवन पॉइंट निकालोगे, एक ऐसा पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन है। ठीक है, उतना तो मिनिमम किसी भी बिजनेस को प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, अब एट ब्रेक इवन पॉइंट फर्म इज एबल टू मीट इट्स ऑल कॉस्ट, सारे कॉस्ट को वो रिकवर कर पा रहा है, एक्स्ट्रा कुछ बच नहीं रहा है लेकिन सारे कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा है। अब कॉस्ट का मतलब याद रखना, यहाँ पे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों होता है। इकोनॉमिक्स में मैं कहीं पे भी कॉस्ट बोलूं, कॉस्ट का मतलब है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अकाउंट्स में कहीं पे भी कॉस्ट लिखा हुआ है तो उसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वहां पे इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, एज सीन इन द डायग्राम, E is the break-even point where total revenue is equal to total cost. Point E is a situation of normal profit. E क्या है? Situation of normal profit. Normal profit कहाँ है? यहाँ तो no profit no loss था, normal profit बोल रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? देखो, Point E is the situation of normal profit. जो बताएगा उसको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों लिखा हुआ? अभी तो हम बात किए नो प्रॉफिट नो लॉस। E is a point, E is a break even point where total revenue is equals to total cost, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन आ रहा है।
लेकिन वहीं पे पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। हाँ वही तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट लिखा है, नीचे ब्रैकेट में लिखा है ऑल्सो नोन एज नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों लिखा है? इसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर में इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ध्यान से सुनना, कॉस्ट के अंदर में इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देखो रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट करना है। इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या आता है बताओ? सैलरी ऑफ ओनर, ओनर जो दिन भर मेहनत कर रहा है उसका सैलरी। उसके बाद रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, खुद का बिल्डिंग का रेंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, खुद का, वो तो इसमें आ जाएगा, वेजेस तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आएगा, मालिक कुली बन के थोड़ी काम कर रहा है, मालिक को तो कम से कम सैलरी दे दो, वेजेस मत दो। देखो फोर्थ, इट इज अ पॉइंट ऑफ बिजनेस विल स्टॉप दैट इट विल सफर लॉस एंड इट विल कंटिन्यू इट में। नहीं माहिर, देखना ध्यान से सुनना, इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर में नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट 4 प्रकार का होता है, सैलरी ऑफ द ओनर, जो ओनर है वो जो काम कर रहा है उसका सैलरी, जो रेंट, जो खुद का बिल्डिंग बिजनेस में अगर यूज कर रहा है तो उसका रेंट, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, खुद का पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उस पर जो इंटरेस्ट है वो, साथ में प्रॉफिट ऑफ ओनर, ओनर जो रिस्क ले रहा है बिजनेस का, अगर कुछ हो जाएगा तो उसका घर द्वार बिक जाएगा, वो जो रिस्क है वो रिस्क का जो पैसा उसको मिलना चाहिए वो इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जब हम लोग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों को रिकवर कर पा रहे हैं, इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया है, किसको मिल गया है? ओनर को। इसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब देखो ओनर जो काम किया, जो पैसा लगाया, जो बिल्डिंग लगाया, जो जितना देर मेहनत किया, जो रिस्क लिया, उसका पैसा मिल गया। अब अगर कुछ उसको एक्स्ट्रा मिलेगा तो वो तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। अगर और उसके बाद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है तो वो क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट है ना, क्योंकि वो जितना काम किया, जितना रिस्क लिया, जितना मेहनत लिया, उसका पैसा ऑलरेडी इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर उसको मिल चुका है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर कोई पेमेंट और मिलता है तो वो क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट है। इसीलिए इसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है नो एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड नो एबनॉर्मल लॉस सिचुएशन। नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी कॉस्ट के अंदर में इंक्लूडेड है, ठीक है। इसीलिए अगर पॉइंट ई में है हम लोग, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट तो हम लोग ओनर को पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बाद अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा और नहीं बचा, ठीक है। तो ये ई का मतलब है, यहां पे लिखना पॉइंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, पॉइंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ऑल्सो नोन एज नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां पे ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे, क्या रीजन है इसका? देखना, एज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ओनर who is taking risks is already included in implicit cost, वो ऑलरेडी इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर में इंक्लूडेड है, ठीक है। यहां पे लिखना बगल में कॉस्ट इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। कॉस्ट का मतलब क्या? कहीं पे भी कॉस्ट लिखा है तो उसका मतलब है एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, और इम्प्लिसिट के अंदर ऑलरेडी सारा कंपोनेंट ऐड हो चुका है, जो ओनर रेंट, ओनर का बिल्डिंग है उसका रेंट, ओनर का जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट, ओनर जो मेहनत कर रहा है उसका जो टाइम लग रहा है बिजनेस में उसका सैलरी, ओनर जो रिस्क ले रहा है उसके बदले में उसको
जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो ऑलरेडी इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर में इंक्लूडेड है। ठीक है, बहुत जगह तुमको दिखाई देगा कि नॉर्मल प्रॉफिट अलग से इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट को इंक्लूड हम लोग ऐसे फोर्थ पॉइंट जैसे मैं बनाया ना, ऐसा नहीं किया जाता नॉर्मल प्रॉफिट को इंक्लूड। नॉर्मल प्रॉफिट को इंक्लूड करने के लिए ना, क्योंकि रिस्क किस चीज का है, जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका रिस्क है, तो हम लोग ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना वो रिस्क की रेट से लेते हैं। एफडी रिस्क फ्री रेट 6%, ठीक है, रिस्की रेट से कैलकुलेट करते हैं, जो मार्केट में रिस्की रेट चल रहा होगा, जनरली 17 से 18% रिस्की रेट चलता है, तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो 17-18% में होगा, मतलब ऑलरेडी मतलब उसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट वाला पार्ट इंक्लूड होगी। ठीक है, नॉर्मल लॉसेस, नॉर्मल लॉस वही जो उसको वो जो अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट का जो प्रॉफिट पोर्शन अगर वो कवर नहीं होगा तो लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस। ठीक है, क्लियर है, लिख लिए यहां तक। चलो, एनी पॉइंट बिलो ई इंडिकेट्स एबनॉर्मल लॉस, अगर उसके नीचे है कोई भी पॉइंट तो वो एबनॉर्मल लॉस है, अगर उसके ऊपर है कोई पॉइंट तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एबनॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, क्योंकि नॉर्मल वाला पार्ट तो ऑलरेडी कहां इंक्लूडेड है, इंप्लिसिट कॉस्ट के अंदर में इंक्लूडेड है, उसके बाद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिले तो वो क्या है, एक्स्ट्रा एडवांटेज है, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है, चलो अब ब्रेक इवन पॉइंट फिर कैसे अचीव होगा। ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑल्सो अचीव्ड व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। जिस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के साथ इक्वल होगा, उसी पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू किसके साथ इक्वल होगा, एवरेज कॉस्ट के साथ इक्वल होगा। ये होता है फिक्स्ड के केस में। ठीक है, जब रेवेन्यू क्या है, एवरी एडिशनल यूनिट को सेल करने का रेवेन्यू क्या है, फिक्स है। ठीक है, इसीलिए ग्राफ है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू विच इज इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है, उस केस में ब्रेक इवन पॉइंट कहां आएगा, जब एवरेज रेवेन्यू किसके साथ इक्वल होगा, एवरेज कॉस्ट किसके साथ इक्वल होगा, एवरेज रेवेन्यू के साथ इक्वल होगा, मतलब ये वाले पॉइंट। ठीक है, इसके पहले अगर कोई भी पॉइंट देखोगे तो नुकसान है, इसके बाद अगर कोई भी पॉइंट देखोगे तो प्रॉफिट है। ठीक है, वी नो ब्रेक इवन पॉइंट इज डिटरमिन्ड व्हेन टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। बात वहीं से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, क्वांटिटी आ गया वही चीज, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट, दोनों साइड क्वांटिटी डिवाइड कर दिए तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, आखिरी पॉइंट शट डाउन पॉइंट में, शट डाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पे बिजनेस अपना वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा है। ठीक है, वो पॉइंट क्या होगा, शट डाउन। वो या उससे नीचे का कोई भी पॉइंट है वो सब क्या होगा, शट डाउन पॉइंट होगा। उस पॉइंट है उसके ऊपर का कोई भी पॉइंट है तो क्या होगा, वो कंटिन्यू करना है हमको बिजनेस, शट डाउन नहीं करना। तो इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब टोटल रेवेन्यू किसके साथ इक्वल होगा, वेरिएबल कॉस्ट के साथ इक्वल होगा, मतलब हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, सारा पैसा कहां चला जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट में चला जा रहा है। तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, मतलब देखो यहां पे डायरेक्ट आओ, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो प्राइस हमको प्रोडक्ट को बेच के मिल रहा है उतना ही उसका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तब उस पॉइंट पे हम लोगों को क्या करना है, बिजनेस को बंद कर देना। क्लियर है, ग्राफ में आओ, ग्राफ में देखो ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, ये है एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ, दोनों जिस पॉइंट पे इक्वल होगा ये पॉइंट को क्या होगा, शट डाउन पर। इसके ऊपर में थोड़ा सा सिर्फ चेंज था, क्या था, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट था और एवरेज रेवेन्यू था, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और ये एवरेज रेवेन्यू। तो ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है, जब एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, और शट डाउन पॉइंट कब आता है, व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, चलो अब एट द शट डाउन पॉइंट फर्म इंकर्स लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। शट डाउन पॉइंट में लॉस क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस होगा, है ना। द फर्म डज नॉट स्टॉप द प्रोडक्शन एट दिस पॉइंट एज फिक्स्ड कॉस्ट विल स्टिल बी इंकर्ड। हाउएवर, देखो ये वही वाला पॉइंट है, ये पॉइंट तुम्हारा जो चॉइस था ये उसी के बारे में लिखा हुआ। एट शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट क्या था, जब वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है, तो जब वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ रिकवर हो रहा है तब फर्म डज नॉट स्टॉप, उस पॉइंट पे फर्म स्टॉप नहीं करता है,
लेकिन अगर उससे नीचे चला जाए थोड़ा सा भी, तब क्या करेगा, इमीडिएटली स्टॉप कर देगा। द प्रोडक्शन एट दिस पॉइंट इज फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इंकर्ड, हाउएवर इफ एवरेज रेवेन्यू फर्दर फॉल्स, अगर उससे थोड़ा और हम अगर नीचे चले जाते हैं तो यहां पे आके हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉप कर, क्योंकि अगर इससे नीचे थोड़ा सा भी गए तो उस पॉइंट पे क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होना कम हो जाएगा, जब हमको क्या होगा, बेटर डिसीजन है कि बिजनेस को बंद कर, एंड इज अनेबल टू मीट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, देन फर्म विल शट डाउन द ऑपरेशन। मतलब जो शट डाउन पॉइंट है कि एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे बंद कर देना जरूरी है, उसी पॉइंट पे बंद करना जरूरी नहीं है, वहां पे तुमको कंसिडर करना है क्या करना, उससे थोड़ा सा भी नीचे गए तो बंद कर दो, थोड़ा सा भी ऊपर आ गए तो कंटिन्यू कर लो। शट डाउन पॉइंट पे तुम ऑपरेट कर सकते हो, तुम्हारा चॉइस है, क्योंकि उस पॉइंट पे फिक्स्ड कॉस्ट का नुकसान ऐसे भी होना है और वैसे भी होना है। क्लियर? चलो अब यहां पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, तो क्या करना है, क्या करना है, मतलब संडे आ रहा है तो इसीलिए पूछ रहा हूँ। काउंट्स है, 2 टेस्ट है, एक है, हाँ चलो ठीक, ठीक है ठीक है ठीक, हाँ देख लिए, एक वीक ऑनलाइन रखिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है, अकाउंट्स दे दो इस वीक, अकाउंट्स दे दो। ठीक है चलो, तो बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक पढ़ के आना, यहां तक पढ़ के आना है, 3 चैप्टर पढ़ाई हुआ है, यहां तक थोड़ा सा पढ़ के आना है। मंडे को हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय।